भारत की ये हिंदी महारानी लागे। हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी लेकर के आए हैं और आपको हिंदी में ये बताएंगे कि हिंदी को मतलब किस तरीके से पढ़ा जाएगी जो सबसे आसान लगे। टीचर का काम होता है किसी कठिन को आसान बनाना। ये टीचर का लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में आना चाहिए। हिंदी को पढ़ने के लिए ये जो भाषा व्याकरण को पढ़ना बहुत अनिवार्य और बहुत आवश्यक है। जिसके पास व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो अधूरा रहता है। जैसे कि सांप बिना मणि के रहता है और एक आत्मा के अंदर जीव निकल जाए जैसे मानव हो जाता है। उसी प्रकार से हिंदी को समझने के लिए अगर हम व्याकरण न समझे तो ये मान लीजिए कि मणि बिना फन। तो चलते हैं, देखिए भाषा की जो परिभाषा बनती है कि किसी भी मतलब भाषा किसे कहते हैं कि अपने भाव और मतलब अपने भावों को दर्शाना, किसी से अपने भाव और अनुभव और विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहा जाता है। अपने भाव और मतलब अपने विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहा जाता है। अच्छा, भाषा को प्रकट करने के लिए चार तरीके होते हैं। नंबर एक तरीका होता है मौखिक। हम आपसे बात कर रहे हैं, मौखिक कर रहे हैं, आप हमारे सामने कुछ बोल रहे हैं, मौखिक बोल रहे हैं। और एक होता है लिखित भाषा। अगर मान लीजिए हमको आपको कोई सूचना देना है तो हम आपको पत्र में लिखकर भेज देंगे कि भैया हो आप आ जाइए, ये हमारी लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। और एक भाषा होती है सांकेतिक भाषा। मान लीजिए कि सामने कोई गूंगा खड़ा हुआ है, अब गूंगे से हमको बात करना है कि चलिए भैया खाना खा लीजिए, तो वो अगर गूंगा है और मान लो बहरा भी है, गूंगा भी है, तो उसको ऐसा करेंगे कि हाँ चलो खाना खाने चलते हैं। ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। एक होता है स्पर्श भाषा। अंधे को पढ़ाने के लिए स्पर्श भाषा भारत देश में ये स्कूलों में चलती है जहाँ पर अंधे लोगों को पढ़ाया जाता है। इतनी बात हुई हमारी भाषा को। अब भाषा को समझने के लिए वर्ण को समझना बहुत जरूरी होता है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। देखिए वर्ण कहते किसे, अगर कोई पूछ ले वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की सबसे न्यून इकाई जो होती है उसको वर्ण कहते हैं। अब हिंदी भाषा में जो वर्ण है इनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ये स्वर है और ये व्यंजन है। देखिए जो स्वर होता है वो मतलब हिंदी भाषा की जो न्यून इकाई है उसमें से भी न्यून है, क्योंकि ये स्वर से मिलकर व्यंजन बने हुए हैं। अब स्वर को देखिए चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक जो स्वर है वो हास्य स्वर होता है, इनको मूल स्वर कहा जाता है। और मूल तो आप जानते हैं कि मूल माने होते हैं जड़। मूल माने जड़, जहां से मतलब हिंदी उपजती है वो हमारे मूल स्वर के अंतर्गत आती है। अब मूल स्वर हमारे होते हैं चार। अंग्रेजी में 5 जिस तरह से होते हैं उस तरह से हिंदी में 4 होते हैं। इनकी संख्या होते हैं छोटा, छोटी और छोटऊ और ऋण। ये हमारे मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हमारे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ये 7 आ जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। इसमें होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ऊ और ए, आए, ओ, आओ। अब आप लोग एक सवाल कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 2 7 इसको क्यों लिखे और 2 आपने क्यों छोड़ दिया है? हिंदी स्वर में जो स्वर होते हैं दीर्घ में 7 होते हैं, मूल में मतलब 4 होते हैं, 7 4 के 11 होते हैं। और 2 जो आयोग विवाह स्वर कहलाते हैं ये होते हैं अन और आह। अन और आह। तो अन में आते हैं अनुस्वार, अन में आते हैं अनुस्वार और आह में आते हैं विसर्ग। इनको जानने के लिए देखिए ये मात्राओं के आधार पर काम करते हैं। अगर ये स्वर में रहते हैं तो व्यंजन की तरह काम करते हैं, व्यंजन की तरह काम करते हैं। और ये जब व्यंजन में रहते हैं तो स्वर की तरह काम करते हैं। इसीलिए इसको आयोग्य वाह कहा गया है। ये दोनों से मिलकर बने हैं, इनका योग दोनों में निकलता है, इसलिए आयोग्य वाह कहते हैं। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। कहाँ चलते हैं दोस्तों? व्यंजन की तरफ। ये रहा व्यंजन। अच्छा, व्यंजन में सबसे बड़ी बात है कि हम पहले व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को जानना भी चाहिए। व्यंजन उसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा होती है जो स्वर के मदद से मिलकर जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन की जो परिभाषा बनती है वो स्वर से मिलकर ही बनती है। तो व्यंजन हमारे होते हैं 4 प्रकार के। मतलब व्यंजनों को जो कैटेगरियों में बांटा गया वो 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन से ये पता चलता है कि ये हमारे मुंह में किस जगह को स्पर्श करता है। स्पर्श व्यंजन जो होता है इनकी संख्या होती है 25। इनकी संख्या होती है 25। का से लेकर
का से लेकर वा तक इनकी संख्या का से लेकर मा तक इनकी संख्या आती है। और हम जान लेते हैं कि इनकी जो ध्वनि निकलती है ये मुंह के किस किस अंग से निकलती है। तो जो का वर्ग है, का वर्ग की जो ध्वनि होती है वो कंठ से निकलती है। अगर हम बोलेंगे का खा ग घ अंगा, तो ये जो कंठ है इसमें एक बार मतलब लगता है कि टकरा के हवा बाहर निकलती है। और उसका आता है चा वर्ग। चा वर्ग की जो ध्वनि होती है वो तलु से निकलती है। हमारे मुंह में जो ऊपर का तलु होता है, हम अगर जब पढ़ेंगे चा वर्ग तो उसमें तलु से मतलब ये टकरा करके आवाज बाहर निकलती है। और होता है टा वर्ग। जो टा वर्ग होता है, टा वर्ग की जो आवाज या ध्वनि मतलब निकलती है वो मूर्धा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मूर्धा से, मतलब दांत के थोड़ा सा पीछे, दांत में नहीं टच होती है। जब हम मतलब टा वर्ग पढ़ते हैं तो मतलब तल भी नहीं रहता और दांत भी नहीं रहता है, ये बीच से आवाज निकलती है, तल के थोड़ा आगे और दांत से थोड़ा पहले, ये टा वर्ग को स्पर्श करती है। और एक होता है ता वर्ग। लेकिन अगर हम जब ता पढ़ेंगे तो हमारी जबान जो होती है सीधे जाके दांत से टकराती है। ता है, था है, दा है, धा है, ना है, ये जो ध्वनि निकल रही है ये दांतों को टच करते हुए बाहर निकलती है। इतनी बात समझ में आई। फिर होता है पा वर्ग। अगर हम पा पढ़ेंगे सिंपल भाषा में तो ये हमारे जो होठ होते हैं एक बार जरूर टच करेंगे। मतलब आप सोचिए पा फा बा भा मा, ये जो चार मतलब पढ़े हैं तो इनमें हमारा ओठों का मिलान हो रहा है, तो इन्हें कहा जाता है ओष्ठ। ये ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये हो गए स्पर्श व्यंजन, ये हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब है ये मुंह की मतलब मुंह को में जो अंदर हवा होती है वो अलग अलग जगहों को छूती रहती है। फिर होता है अब हमारा व्यंजन आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा बनती है कि जब बाहर की हवा मुंह में ही घूमती रहे, वो मतलब जब उनको पढ़ेंगे तो लगेगा कि मुंह में ही वो आवाज रह गई है। जैसे या मुंह भला नटा चो ना कुछ, या रा ला वा, ये जो होता है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा ही ऐसी होती है जहां पर संयुक्त अक्षर मिल जाए, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी विज्ञान किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब संयुक्त मिल जाए तो संयुक्त का मतलब ये होता है जो किसी न किसी दो चीजों से मिलकर जरूर बना है। संयुक्त का मतलब होता है कई चीजों से मिलकर बना, वो संयुक्त कहलाता है। अब यहाँ पे दिया गया संयुक्त व्यंजन, तो जब संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही है तो जो छा होता है इसमें चा भी मतलब छा भी लगा होता है और आ भी लगा होता है, तो इसमें कई व्यंजनों का मिलाप हो जाता है, तो इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छा है, त्रा है, ज्या है, सा है। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन देखिए, उष्म जो है साइंस कहती है उष्म कहते हैं गर्मी को। जब हम अपनी आवाज को निकालते वक्त ऐसा लगे कि ये घर्षण करके आवाज निकल रही है और मुंह में गर्म मतलब हवा का आभास हो रहा है, उनको उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं स्रा। जब हम स्रा कहते हैं तो हमारी जबान इतना लगता है कि ऊपर भी लड़ रही है नीचे भी लड़ रही है, मतलब मेहनत कर रही है। जब मेहनत करेगी तो उष्मा होगी, उष्मा होगी तो उसको उष्म व्यंजन के अंतर्गत जानते हैं। तो स्रा है, पचीरा सा है, पच्चीरा सा। जब पच्चीरा कहते हैं तो हमारे मुंह में ये टकराता है। फिर सा हो गया वो हा, तो कहने को अगर हम हा कहते हैं तो डायरेक्ट में लगता है कि हवा तेज से निकल रही है, मतलब मुंह की जो गरम गरम हवा जल्दी निकल रही है तेज से, तो ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों। और एक व्यंजन होता है द्विगुणित व्यंजन। एक व्यंजन होता है द्विगुणित, एक व्यंजन द्विगुणित व्यंजन होता है। द्विगुणित व्यंजन का मतलब होता है कि ये दो तरीके से काम करे। द्विगुणित व्यंजन का मतलब होता है ये दो तरीके से काम करे। जैसे होता है ये पढ़ाई, अब ये जब कहीं कहीं लगता है तो ये अड़ा का काम करता है। द्विगुणित व्यंजन है जो ये अड़ा का काम करता है, पढ़ाई। और एक होता है, एक आता ऐसे करके यहाँ पे बूंदी लग जाती है, ये भी अड़ा का काम करता है। ये जो व्यंजन है ये द्विगुणित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात जानने के बाद हमको जानना चाहिए छोटी सी बात, एक हमने लिखा अल्प प्राण और महाप्राण, ये व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम आगे चल के तैयारी करेंगे यूपीपी पेट वगैरह तो ये जरूर पड़ता है कि अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। अल्प प्राण उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनको बोलने में कम समय लगता है। प्राण माने होती है वायु, हमारी सांसें चली तो हमारे अंदर प्राण है, सांसें बंद मर गए, तो
छोटा, प्राण माने वायु। जिस व्यंजनों को कहने के लिए कम वायु लगे उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अभी होते कौन कौन से? का है, गा है, चा है और जा है। इनको अगर हम जब बोलते हैं तो इनको बोलने में हमको कम वायु की मतलब आवश्यकता पड़ती है। अगर का बोलना है तो कम, लेकिन अगर कहा जाए महाप्राण, महा माने ज्यादा, अगर किसी भी जगह कहते हैं महामंडल, महामाई, मतलब जिनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति हो, महामाई हो गई, महामाई जगदम्बा, तो जहाँ पे मतलब बड़ा अवधारणा दिया जाए उनको महा कहा जाता है। तो महा माने बड़ा और प्राण माने वायु। ये हिंदी इतनी अच्छी चीज है, अगर एक बार मन लग जाए तो इसको कोई दूर ही नहीं कर सकता। ये प्रेम से भी ज्यादा खतरनाक है हिंदी। हम तो कहते हैं प्रेम करके पढ़ो। महा माने ज्यादा, प्राण माने वायु। अब महाप्राण, अब इसके अंदर क्या है? खा है, घा है और झा है। अब इससे क्या लग रहा है? अब हम खा बोलेंगे तो बड़ा आवाज खा, घा बोलेंगे घा, मतलब बड़ा मतलब इसमें वायु लग रही, इनको महाप्राण